केशव तिवारी लंबी चौड़ी कद-काठी के आदमी थे। उनकी बाईं आंख के नीचे मोटा-सा एक मस्सा था, जिसे वह अपने खानदान की निशानी मानते थे, क्योंकि उनके चारों भाइयों के बाएं या दाएं गाल पर ठीक ऐसे ही मस्से थे। तिवारी जी को रिटायर हुए 4 साल हो चुके थे। जब से तिवारी जी रिटायर हुए थे, सरला की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। सुबह उन्हें कॉलेज जाने की जल्दी रहती और तिवारी जी की फरमाइशें शुरू हो जाती। खाने में 2 सब्जियां, रायता और कुछ मीठा तो जरूर हो। बीच में खाना बनाने वाली भी रखी थी, पर उसका बनाया खाना तिवारी जी को पसंद नहीं आता था। इससे पहले कि वो उसे अलविदा कहते, तिवारी जी की मीन मेघ से परेशान हो उसने खुद ही काम छोड़ दिया। पूरी जिंदगी बस खाना खाना, मैं कॉलेज जाऊं या तुम्हारे लिए 36 भोग बनाऊं। अब बुढ़ापे में तो थोड़ा सुधर जाओ। वजन देखो अपना, आसमान छू रहा है। सुबह उठकर थोड़ा सा घूम आया करो, हिलाया करो इस बेडौल शरीर को। सुबह से दोनों में नोक-झोंक शुरू हो जाती। जब तक वो कॉलेज रहती, युद्ध विराम रहता। वापस आते ही फिर महाभारत चालू। तिवारी जी गुस्से में कहते, मास्टरनी से तो कभी शादी नहीं करनी चाहिए। मास्टरनी शब्द सुनते ही सरला मैडम के खून में उबाल आ जाता। मास्टरनी, फिजिक्स की लेक्चरर हूँ, कोई प्राइवेट टीचर नहीं। क्लास 2 ऑफिसर का पे स्केल है। तुमने तो कभी अपनी नौकरी ढंग से की नहीं, वरना आज चीफ इंजीनियर से रिटायर होते। इस बात को सुनकर तिवारी जी और भड़क जाते थे। चीफ इंजीनियर न बन पाना उनकी दुखती रग थी, जिसे सरला जी समय समय पर दबाती रहती थी। तिवारी जी और उनकी मैडम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान जितना अंतर था। बस एक बात जो उन्हें जोड़ती थी, वो था उनका दुख। उनके इकलौते बेटे आकाश की 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। जब भी आकाश का जिक्र आता, दोनों कहासुनी भूलकर गम के सागर में उतर जाते और एक दूसरे को डूबने से बचाने की कोशिश में 2-4 दिन उनकी खटपट कम हो जाती। सारा घर वीरान हो जाता। आकाश की मौत के बाद उसकी आदमकद तस्वीर उन्होंने अपने कमरे में लगवा ली थी। दोनों चुपचाप उस तस्वीर को देखते हुए आंसू बहाते रहते। आकाश शक्ल सूरत में अपनी माँ पर गया था। सरला अक्सर कहती थी, जो लड़के माँ पर जाते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। आकाश भी अपने माता पिता की तरह इंजीनियर था। वो अच्छे पैकेज पर न्यूयॉर्क चला गया था। साल में 2 बार भारत आता था। उसके आने से पहले घर में उत्सव जैसी तैयारियां शुरू हो जाती थी। सरला हफ्ते भर पहले की छुट्टी ले लेती। आकाश का कमरा विशेष रूप से सजाया जाता। आकाश के न्यूयॉर्क जाने पर तिवारी जी ने इसे स्टडी रूम बना लिया था, पर उसके आने से 10 दिन पहले ही रूम में उनकी एंट्री बंद कर दी जाती। सरला बहुत धार्मिक थी। आकाश के आने पर सुंदरकांड या सत्यनारायण की कथा जरूर रखती थी। आकाश तो घोर नास्तिक था। शुरू में विरोध करता था, पर बाद में माँ की इच्छा को देखते हुए खुद ही पूछ लेता, मम्मी इस बार हनु या सत्या। आकाश बहुत सहज सरल लड़का था। पहाड़ी नदी में बरसाती बाढ़ की तरह अब उसके रिश्ते आ रहे थे, पर आकाश सबको मना कर देता था। सरला अक्सर गुनगुनाती, मैं पहले ही कहती थी अमेरिका जाने से पहले अक्की की शादी कर दो, मगर तुमने कभी सपोर्ट नहीं किया। 32 का हो जाएगा इस साल, और फिर भी हर लड़की में खामी निकालता रहता है। तिवारी जी बिना कोई जवाब दिए सुड़कू भरने में लगे रहते। अपनी बात को अनसुना होते देख सरला जोर से चिल्लाती, सारा टाइम सुड़कू सुड़कू, घर की प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं तुमको। कल से अखबार का सुड़कू वाला पन्ना ही फाड़ दूंगी। लड़का बूढ़ा हो रहा है, मुझे तो डर है कहीं कोई विदेशी लड़की ना उठा लाए। विदेशी लड़का भी तो ला सकता है, आजकल गे मैरिज भी होने लगी है अमेरिका में। कहते हुए तिवारी जी हो करके हंसने लगते। ये सुनकर सरला मुंह पिचका कर क्वांटम फिजिक्स की मोटी किताब इस तरह उठाती मानो अभी उनके सर पर दे मारेगी। फिर बैठक की तरफ बढ़ जाती। यहीं पर जो रोज शाम 4 से 7 वो ट्यूशन बैच लेती थी। उन्हें तिवारी जी का सारे दिन सुड़को भरना और टीवी देखना बिल्कुल नहीं सुहाता था। कई बार बोलती, कहीं कंसल्टेंट इंजीनियर का जॉब कर लो या घर पर ही ऑफिस शुरू कर लो, कुछ पैसे आएंगे तो अच्छा ही होगा ना। सारा दिन टीवी में आंखें फोड़ते हो, कितना बिल आता है बिजली का। फील्ड जॉब था मेरा, बरसों धूप में तपा हूँ। मास्टरों की तरह आराम की जॉब तो थी नहीं। 5-6 घंटे टाइम पास करो और महीने के महीने मोटी तनख्वाह।
अब मुझसे मेहनत नहीं होगी, मरने तक अब खूब आराम करना चाहता हूँ। आराम ही किया है आपने, नौकरी कब की ढंग से? आधे टाइम तो मेडिकल ले लिया, वरना आज चीफ इंजीनियर से रिटायर होते। अगर मैं जॉब में नहीं होती तो आज भी किराए के मकान में सड़ रहे होते। मेरी ईमानदारी के चर्चे थे डिपार्टमेंट में, कभी एक पैसा नहीं खाया, न खाने दिया। तभी तो उम्मेद सिंह आपको पीटने आ गया था। सरला ने बीच में बात काट दी। उम्मेद को पता, बाद में अपनी गलती का एहसास हो गया था। सबके सामने पैरों पर गिर गया था और बोला था, तिवारी सर, आप तो खुदा के भेजे फरिश्ते हो। फरिश्ते कहते हुए सरला बाहर गार्डन में पानी देने चली गई। इस बार उन्होंने अपने साथ ही पढ़ाने वाली केमिस्ट्री लेक्चरर विभा शर्मा की लड़की रेशमा को आकाश के लिए पसंद किया था। लड़की रेशमा की तरह ही खूबसूरत थी। हाल ही में उसने जेआरएफ क्लियर किया था। पिता आईएएस ऑफिसर थे, भाई भाभी दोनों डॉक्टर थे। इससे बेहतर रिश्ता आकाश के लिए हो ही नहीं सकता। और पहली बार तिवारी जी भी उनकी इस बात से पूरी तरह सहमत थे। कॉलेज की टीचर्स उन्हें छेड़ने लगी थी, बस ये रिश्ता हो जाए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स लेक्चरर के बीच सदियों से चल रही दुश्मनी रिश्तेदारी में बदल जाएगी और टीचिंग के इतिहास में एक नया चैप्टर लिखा जाएगा। आकाश इस बार 1 महीने की छुट्टी लेकर आ रहा था। तिवारी दंपति ने सोच लिया था कि चाहे जो हो जाए, इस बार आकाश और रेशमा की शादी करवा ही देंगे। सरला ने 1-2 बार रेशमा के नाम का इशारा भी दिया था। वैसे आकाश कॉलेज टाइम से रेशमा को जानता था। वो सोशल साइट पर दोस्त भी थे, अक्सर उनकी चैटिंग भी हो जाती थी। तो सरला को पूरी उम्मीद थी आकाश इस बार ना नहीं कर पाएगा। उन्होंने तो शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी थी, पर हुआ वही जिसका डर सरला को हमेशा से था। आकाश को आने में 15 दिन रह गए थे। एक दिन आकाश ने स्काइप पर कॉल किया। स्क्रीन पर उसके साथ एक गोरी चिट्ठी फिरंगी लड़की नजर आ रही थी। आकाश ने झिझकते हुए परिचय करवाया। पापा मम्मी, ये आपकी बहू है एलिना, मेरे साथ ही काम करती है। पहले सोचा आपको इंडिया आकर ही सरप्राइज देंगे, फिर मुझे लगा पहले बता देना ठीक रहेगा। एलिना गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहने थी। उसने सर झुकाकर नमस्ते बोला। सरला आभाग रह गई। आकाश इतना बड़ा हो गया कि उसने बिना बताए शादी भी कर ली, और वो एक विदेशी से। वो आपा खो बैठी और गुस्से में रोने चिल्लाने लगी। तिवारी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तुमने एक बार भी हमसे पूछने की जरूरत नहीं समझी। ऐसी मतलबी औलाद से तो हम बे औलाद ही ठीक होते। पापा प्लीज, आप तो समझने की कोशिश करें। मैं एलिना से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे पता था कि आप और मम्मी मेरी शादी उससे होने नहीं देंगे। बहुत प्यारी लड़की है, इस बार मैं उसे लेकर आ रहा हूँ। तब आप। सरला उसकी बात काटते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ आने की, तुम वहीं रहो इस अमेरिकन के साथ। हमारी चिता को आग भी पड़ोसी ही दे देंगे। और लैपटॉप का फ्लैप गिरा दिया। दोनों पति पत्नी सर पकड़कर बैठ गए। कई दिन इसी गुस्से और दुख में बीत गए। सारे सपने ताश की इमारत की तरह ढह गए। उसके पैदा होने से आज तक उन्होंने लाखों उम्मीदें, सपने उससे जोड़ी थी। वो उसके लिए जीते थे। आकाश के इस कदम से उनका दिल टूट गया। इतना सीधा साधा और आज्ञाकारी दिखने वाला उनका लड़का बिना बताए शादी जैसा महत्वपूर्ण फैसला ले लेगा, ये वो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इस बीच विभा कई बार आकाश के बारे में पूछ चुकी थी। आकाश के आने की तारीख भी बीत गई, वो नहीं आया और न ही उसने कोई फ़ोन किया। किसी ज़रूरी कारण से छुट्टियां कैंसिल हो गई, ऐसा कहकर वे लोग सबको टालते रहे। माँ बाप का दिल कब तक पत्थर बना रहता। आखिर उन्होंने ही आकाश को फ़ोन मिलाया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। 2-3 दिन तक जब यही हुआ, तब उन्होंने उसके ऑफिस और इंडियन एम्बेसी में पूछताछ की। आकाश इज नो मोर, उधर से सूचना मिली। इन 4 शब्दों ने उन्हें गहरी खाई में धकेल दिया। आकाश की 10 दिनों पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसकी पत्नी एलिना ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। वे दोनों बिखर गए, आखिरी बार अपने बच्चे को देख भी ना सके।
दोनों हर समय खुद को कोसते रहते। कितने कड़वे शब्द बोले थे उन्होंने आकाश को, कितना दर्द अपने अंदर लेकर गया होगा आकाश। वो शादी कर ले, यही तो चाहते थे ना, फिर क्यों इतनी नफरत से भर गए उसके एलिना से शादी करने पर। जिंदगी तो उन दोनों को ही साथ बितानी थी। सैकड़ों बातें उनके दिलो दिमाग में तूफानी लहरों की तरह टकराती। इतनी बेचैनी होती कि सांस लेने दूभर हो जाता। वे एलिना से मिलना चाहते थे। उन्होंने उससे बात करने को फ़ोन किया तो एलिना ने बोला, बोथ ऑफ यू आर कल्प्रिट्स, यू हैव किल्ड माई हस्बैंड, आई हेट यू, डोंट कॉल मी एवर। वक्त बीतने लगा पर कुछ जख्म कभी नहीं भरते, वे रिश्ते रहते हैं और ज़्यादा बीमार कर देते हैं। बाहर का गार्डन सूखने लगा था। सरला का वक्त तो किसी तरह कॉलेज और स्टूडेंट के बीच गुजर जाता, पर तिवारी जी डिप्रेशन में चले गए। पूरा दिन बिस्तर पर लेटे रहते। कभी कभार थोड़ी नींद आती तो कभी आकाश की कब्र नजर आती, कभी आकाश रोता हुआ नजर आता। उन्हें मनोचिकित्सक को दिखाना पड़ा। मुट्ठी भर भर दवाइयाँ लेते पर मन से अपराध बोध न जाता। 2 साल बड़ी तकलीफ में गुजरे। धीरे धीरे तिवारी होम वार फिर शुरू हो गया। फिर से सुड़कों वाला पन्ना गायब हो जाता या टीवी का रिमोट अंडरग्राउंड कर दिया जाता। सुबह सुबह उठा पटक राग चालू हो जाता। मन ही मन दोनों को ये आकाश के दुख से भागने का सबसे कारागर उपाय लगता था। कुछ दिनों पहले तिवारी जी ने एक अजीब आदत डाल ली थी। नहाने के बाद वो अपनी चिट्ठी बनियान पानी में निचोड़कर घर के मेन गेट पर सुखाने को टांग देते। जब सरला कॉलेज से लौटती तो लोहे के बड़े से गेट के भालों पर नीले पट्टे वाली चिट्ठी और मटमैली सफ़ेद बनियान देखकर उनका मूड खराब हो जाता। वे चिड़चिड़ाते हुए उन कपड़ों को उतारती और बेडरूम में तिवारी जी के सामने गुस्से में पटक देती। कितनी बार कहा है कि अपने चड्डी बनियान गेट पर झंडे की तरह मत टांगा करो। घर में 2-2 तार लगे हैं कपड़े सुखाने को। अरे यार, उधर तुम्हारे पौधों ने सारी धूप रोक रखी है। धूप में सुखाने पर कीटाणु मरते हैं। हाँ हाँ, सारे कीटाणु तुम्हारे कपड़ों में ही हैं। इतनी धूप चाहिए तो छत पर सुखाओ। और 100 बार कहा है कि वॉशिंग मशीन में डाल दिया करो। पानी से धोने से मैल नहीं निकलता, रंग ही बदल जाता है कपड़ों का। पर तिवारी जी ठहरे मस्त मौला, हमेशा अपने मन की करते थे। तो जब भी मैडम कॉलेज से लौटती, पट्टे वाली चिट्ठी और बनियान गेट के भालू पर ही टंगी मिलती। पता नहीं तुम्हें कौन सी भाषा में समझाऊं। पड़ोसी ट्यूशन वाली लड़कियां सब हंसते हैं। अगर मैं अपने अंडरगारमेंट्स भी गेट पर टांगने लगूं तो कैसा लगेगा तुम्हें? अरे बेगम, इससे पता लगता है कि घर में एक मर्द रहता है। कोई तुम्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। अब बुढ़ापे में कौन छेड़ेगा मुझे? बड़बड़ाती हुई सरला कपड़े समेटने लगती। एक दिन तिवारी जी नहाने के बाद अपनी चिट्ठी बनियान सुखाने गेट की तरफ गुनगुनाते हुए बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनका पैर फिसला और वो धम से जमीन पर गिर गए। घर पर कोई नहीं था। उनकी दर्द से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सामने रहने वाले आहूजा साहब ने आकर किसी तरह उन्हें उठाया और उन्हीं की अल्टो में डाल अस्पताल ले गए। तिवारी जी की कमर की हड्डी टूट गई थी। किस्मत जैसे पूरी तरह से दुश्मनी पर उतर आई थी। तिवारी जी की हड्डी क्या टूटी, जैसे घर की रीढ़ चरमरा गई हो। अचानक सब बिखर गया हो मानो। कई दिनों तक रिश्तेदारों और दोस्तों का आना जाना लगा रहा। तिवारी जी का मंझला भाई रामफल तिवारी तो अपने बड़े लड़के विक्रम के साथ रोज आने लगा। विक्रम बिल्डर था और वह काफ़ी समय से मकान पर नज़र गड़ाए बैठा था। वो पहले भी कई बार इस जगह को बेच मल्टी स्टोरी बनाने की बात तिवारी जी को कह चुका था। एक दिन फिर हिम्मत कर बात छेड़ दी। ताऊ जी, आकाश तो अब रहा नहीं और ताई जी भी अगले साल रिटायर हो जाएंगी। इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है? यहाँ आराम से 8 2BH के फ्लैट निकल आएंगे। विक्रम सही बोल रहा है केशव भाई साहब, मौके की जगह है। ग्राउंड फ्लोर पर आप और भाभी जी रहना, बाकी फ्लैट हाथों हाथ बिक जाएंगे। इनकी ऐसी हालत है और आपको यहाँ बिल्डिंग बनाने की पड़ी है। सरला रसोई से चिल्लाकर बोली, भाभी जी आप बेकार में नाराज हो रही हैं। विक्रम और बहू यहीं आपके पास रहकर आपकी सेवा कर लेंगे। अब आकाश तो रहा नहीं। रामू, हमें पता है कि आकाश नहीं रहा, पर हम अभी इतने लाचार नहीं हुए हैं। ये घर बेचने या मल्टी स्टोरी बनाने का फिलहाल हमारा कोई मन नहीं है।
बड़े प्रेम से मैंने और सरला ने ये घर जोड़ा है। आगे से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। केशव तिवारी कठोरता से बोले। रामफल और विक्रम का चेहरा लटक गया। थोड़ी देर में वो खिसियाए हुए से निकल गए। सरला ने कॉलेज से लंबी छुट्टी ले ली थी। अब वे दिन भर तिवारी के साथ बैठी रहती। कभी स्वेटर बुनती, कभी उन्हें नॉवेल का चैप्टर पढ़ के सुनाती। तिवारी जी की फरमाइशें में शिक्षण की तरह भारी गिरावट दर्ज की गई थी। वे बहुत ज़्यादा नरम स्वभाव के हो गए थे। सरला उनके पास बैठकर स्वेटर बुनती रहती। रोज शाम को वे उनकी पसंद के नॉवेल का एक चैप्टर पढ़ के उन्हें सुनाती। तिवारी जी कई बार लेटे हुए सरला के बालों में तेल लगा देते। कभी बोलते, लाओ मुझे सब्जी दे दो, मैं बैठे बैठे काट देता हूँ। वैसे भी सारे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता हूँ। तिवारी जी को बिस्तर पर 2 महीने हो गए थे, पर अभी तक हड्डी जुड़ नहीं पाई थी। बिस्तर पर ही खिलाना, स्पंज बात करवाना, रात को ड्राइपर पहनाना, सारे काम सरला ने अपने जिम्मे ले रखे थे। हल्की सर्दियाँ शुरू हो गई थी तो एक दिन सरला काम वाली बाई की मदद से तिवारी जी को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर धूप में ले आई। तिवारी जी खुली हवा और धूप में अच्छा महसूस कर रहे थे। जब उनकी नज़र तार पर सूख रहे अपनी चड्डी बनियान पर पड़ी तो चुटकी लेते हुए बोले, अच्छा सरला, तुमने मेरा ध्वज उतार दिया। एक बार मैं ठीक हो जाऊं, फिर वहीं फहराऊंगा। कहते हुए वो जोर से हंस दिए। मुझे इंतजार है कि कब तुम ठीक होकर अपनी हरकतों से मुझे इरिटेट करोगे। जिंदगी ठहर सी गई है केशव। सरला की आंखों में नमी उतर आई। अगले दिन सरला बाजार गई हुई थी। ड्राइवर नहीं आया था तो सरला को ऑटो से ही जाना पड़ा। तिवारी जी लेटे लेटे रिमोट से टीवी के चैनल बदल रहे थे। तिवारी जी जब ठीक थे तो बाहर के काम वही निपटा लेते थे। बाजार से आते वक्त सरला लल्लन हलवाई से केशव की पसंदीदा इमरती और समोसे भी लाई थी। बाजार से आते ही सरला ने कॉफ़ी बनाई। 2 प्लेट्स में समोसे और इमरती सजा मुस्कुराती हुई तिवारी जी के पास पहुंची। उस दिन तिवारी जी सुबह से ही बेचैन थे। तिवारी जी ने कॉफ़ी मग एक तरफ रख उनका हाथ थाम लिया। तुम गाड़ी चलाना सीख लो। मैं तो शायद अब कभी नहीं सीख पाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? ये देखो, आज इमरती गर्म है। सरला, तुम मेरी माँ बन गई हो और मैं तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दे सका। ये कैसी बातें कर रहे हो? लो समोसे खाओ। ये घर कभी मत बेचना, चाहे कोई कितना भी प्रेशर डाले। मुझे पता है कि तुम ना होती तो ये घर भी ना होता। तिवारी जी कैसी जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। वो अपनी धुन में बोले जा रहे थे। हम नहीं होते तो ये घर नहीं होता केशव। तुम ही अब मेरे आकाश हो। जल्दी ठीक हो जाओ, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं होता। 35 साल नौकरी कर ली, बहुत हो गया। दोनों एक दूसरे को देखते हुए देर तक खामोश बैठे रहे। कितना कुछ वो कहना चाहते थे, पर दर्द का लावा बह ना निकले, इस डर से उसे किसी तरह चुप्पी से रोके हुए थे। दर्द उबल रहा था और कॉफ़ी में ठंडी हो गई थी। मैं कॉफ़ी गर्म करके लाती हूँ, कहते हुए वह कप लिए रसोई की तरफ बढ़ गई। अपने अपने आंसू पोंछने को दोनों को वक्त मिल गया था। अगली सुबह सरला जब चाय लेकर आई तो तिवारी जी नहीं उठे। वे चिर निद्रा में सो चुके थे। वह स्तब्ध रह गई। चाय का कप हाथों में लिए हुए वह तिवारी जी को पुकारती रही। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और बेसुध होकर वे वहीं बैठ उसी कप से चाय पीने लगी। फिर अचानक जैसे कुछ याद आया हो, वो उठी और बाथरूम में जाकर तिवारी जी के चड्डी बनियान साबुन लगाकर रगड़ रगड़ कर धोने लगी। तिवारी जी की हड्डी टूटने के बाद से जो भी दर्द और आंसू उन्होंने रोक रखे थे, वो आज बेलगाम बह निकले। नल पूरा खुला हुआ था। पानी बाल्टी से लगातार बाहर जा रहा था। उसके शोर में सरला के रोने की आवाज़ दब गई थी।